हाँ जी, आप सभी विद्यार्थियों का मैथ जंक्शन पर हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे क्लास सिक्स, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम आप देख ही पा रहे हैं, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 4 है, अध्याय 4 है, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है, तो देखो, जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हो कि आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, इसका मतलब आप एक तरीके से ये ले सकते हो कि बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, इंग्लिश में इसको बोलेंगे। तो ज्यामिति में ठीक है ना, ज्यामिति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री जो है वो आपके देखो किससे लिया गया है, एक यूनानी शब्द है ना, यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन से लिया गया है। ठीक है ना, ये किससे बना भाई, एक बार आपको छोटा सा इसका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जियोमेट्रॉन, जियो का मतलब तो क्या होता है भाई, भूमि। क्या मतलब होता है, भूमि। मेट्रॉन का मतलब होता है मापना। ठीक है, एक्चुअली में जो भूमि को मापने के लिए जो चीज़ काम में ली जाती है उसको अपन बोलते थे ज्योमेट्रॉन या ज्योमेट्री। ठीक है ना, ज्योमेट्री हिंदी में बोले तो ज्यामिति। तो ज्यामिति क्या होती है, नापने के काम में ली जाती है भूमि को। ठीक है, चलिए ये तो हो गई शाब्दिक अर्थ की बात। तो ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री ये मतलब ज्यामिति की जो, ठीक है, इंग्लिश वर्ड क्या है ज्योमेट्री, हिंदी वाले अपन इसको क्या बोलते हैं ज्यामिति। तो इस ज्यामिति की जो आधारभूत अवधारणाएं हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसके है ना, कि ज्यामिति क्या होती है, उन सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखो, पहली चीज़ आप किसके बारे में पढ़ेंगे, बिंदु के बारे में। भाई सबसे पहले ज्योमेट्री में क्या होता है, बिंदु, पॉइंट। तो आप जानते हो कि बिंदु किसे कहते हैं, ये रहा बिंदु। ठीक है, आपके पास पेन, पेंसिल, मार्कर जो भी हो, आप उससे जो लगाएंगे कागज के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, ये इसी को तो बिंदु बोलते हैं। तो बिंदु क्या होता है भाई, बिंदु एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसी ज्यामितीय आकृति को बिंदु बोलते हैं जिसकी ना कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना कोई ऊंचाई होती है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, बिंदु। ठीक है, आगे अगर बात करें तो आगे अपने पास में आती है रेखा। ठीक है, रेखा, रेखा किसे बोलेंगे, रेखा मतलब लाइन। किसे बोलेंगे, देखो, रेखा अपन, दो बिंदु हैं। ठीक है, इन दो बिंदुओं से होकर कोई लाइन जा रही है, दो बिंदुओं से होकर कोई लाइन जा रही है। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोल देंगे, एक ऐसी आकृति जो दो बिंदुओं से होकर पास हो रही है, गुजर रही है, इसको अपन क्या बोल देंगे, रेखा भाई। क्या बोल देंगे, रेखा, लाइन। ठीक है, इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, जैसे इसको, इसका नाम लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, ए बी, और इसके ऊपर ऐसे। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेखा को। किसको, रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसी में से रेखाखंड, इसी में से अगर मैं केवल इसको लिखूं कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये हो गया रेखाखंड। ठीक है ना, रेखाखंड। और रेखाखंड को मैं कैसे लिखूंगा, ए बी और इसके ऊपर ऐसे। ये रेखाखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर इसको मैं दोनों तरफ से आगे बढ़ा दूं तो रेखा हो जाती है। ठीक है ना, एक होती है आपकी किरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रे। ठीक है ना, पॉइंट, इंग्लिश में इसको पॉइंट बोलते हैं, इसको लाइन बोलते हैं, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, इसको रे बोलते हैं। आप ध्यान में रख सकते हो वैसे। ठीक है, इतनी तो आपको पता होना ही चाहिए। तो देखो, अगर रेखा, किरण किसे बोलते हैं, एक ऐसी आकृति जिसका एक तो प्रारंभिक बिंदु होता है, जिसका प्रारंभिक बिंदु तो हो लेकिन अंतिम बिंदु का कोई अता पता नहीं हो। ठीक है, अंतिम बिंदु का अता पता नहीं हो, आगे तक चलती जा रही है। जैसे अपन ने तो यहाँ कोई बी पॉइंट ले लिया, आगे तक चलती जा रही है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट तो पता है, इसका प्रारंभिक बिंदु तो पता है, लेकिन अंतिम बिंदु का अता पता नहीं है। तो इसे अपन क्या लिखेंगे, ए बी। ठीक है, एक एक तीर लग रहा है, इसका मतलब ये किरण है, दोनों तरफ लग रहे हैं मतलब रेखा है। नहीं लग रहे हैं, केवल ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, रेखा खंड को। ठीक है, तो ये अपन ने किसके बारे में पढ़ा, बेसिक जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट होते हैं ज्यामिति के, बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण। ठीक है, अब देखो, यहीं से फिर अपन एक चीज और देखेंगे कि जो रेखाएं होती है ना वो कितने प्रकार की होती है, जो कि आपके बुक में दे रखा है। एक आपके दे रखा है समांतर रेखाएं। क्या दे रखा है, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं।
पैरेलल लाइंस इसको बोलते हैं। तो समांतर रेखाएं क्या होती है? दो ऐसी रेखाएं, दो ऐसी रेखाएं जिनके मध्य की दूरी, जिनके मध्य की डिस्टेंस, है ना, बीच की डिस्टेंस सदैव बराबर रहती है, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी? समांतर रेखाएं, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपने ले ली ए बी, यहाँ हमने ले ली पी क्यू, तो ये ए बी समांतर है पी क्यू के, ठीक है ना। ए बी ये समांतर का साइन होता है भैया, समांतर का, ठीक है। ये साइन किसका होता है? ऐसे समांतर का साइन होता है, ठीक है ना। बात समझ में आई? एक फिर आपके प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब ये प्रतिच्छेदी लाइन क्या होती है भाई? देखो, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट दे, प्रतिच्छेद कर दे, काट दे, तो वो क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। जैसे मान लीजिए ये पी क्यू थी, ठीक है, ये आर एस थी, तो ये पी क्यू और आर एस क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि एक दूसरे को काट रही है ये, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आगे देखो, आगे अगर इसमें चले अपन, तो आपके यही था बिंदु, रेखाखंड, रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, किरण, ठीक है। फिर आपके इसमें प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट हो जाती है। तो देखो, यहाँ तक कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए, हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपके इसमें बुक में दे रखे हैं आपके, फिर भी आप देखो समांतर रेखाओं का मतलब एग्जाम्पल, जैसे आप रेल की पटरियाँ ले लीजिए ना, तो रेल की पटरियाँ रहेगी, एक रेल की पटरी है तो उसमें दो पटरियाँ रहती है ना, वो दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, कुछ ऐसी प्रकार की होती है, ठीक है। तो समांतर रेखाओं का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने एक आयत बनाया, आयत तो आप जानते ही हो ना, आयत, इस आयत में आमने सामने की भुजाएं हमेशा समांतर होती है, तभी तो एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। और जैसे प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब तो दो लाइनें एक दूसरे को काट रही तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। किरण, किरण से मतलब जैसे मान लो कि आपके दे भी रखा है, जैसे ये सन है, मतलब सूरज है, तो सूरज से अगर कोई भी किरण निकल रही है, जैसे ये किरण निकल के आई है, अपन बोलते हैं भी किरण ही है उसको, है ना, तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु तो है, लेकिन अंतिम बिंदु का पता नहीं है कहाँ, कहीं तक भी जा सकती है, तो इसको किरण बोलेंगे, ठीक है। किरण का एग्जाम्पल होगा रेखा, और रेखाखंड आपको बता ही दिया, बिंदु आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये बेसिक था थोड़ा सा इस 4.1 से पहले का, ठीक है। अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 4.1 प्रश्नावली 4.1। हाँ जी, अब शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है स्क्रीन पे क्वेश्चन, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए, ठीक है। ये जो आपको आकृति दे रखी है, इस आकृति को देखते हुए आपको जो चीजें पूछी है उनको, उनके बारे में उनके नाम लिखने हैं। 5 बिंदु, 1 रेखा, 4 किरणें, 5 रेखाखंड, ठीक है। तो पहले आपको लिखना है 5 बिंदु, तो इसमें से 5 बिंदु लिख दीजिए। देखो 5 बिंदु कौन कौन से हैं, सबको दिख रहे हैं। तो बिंदु को केवल अपन उससे लिखते हैं जो नाम है, डी ई ओ बी सी, ये बिंदु हो गए। अगला देखो, अगला इसके अंदर है एक रेखा, क्या, एक रेखा का नाम लिख दो। तो रेखा तो आपको मैंने बताया कोई सी भी लिख दो, इसके अंदर सब रेखाएं हैं, ठीक है ना। और यहाँ से देखो, ये डी से ई लिख दो, ये भी रेखा ही है ना। ई ओ लिख दो, ये भी रेखा ही है। ई बी लिख दो। आपको तो कोई एक रेखा का नाम लिखना है, एक रेखा का नाम आप कोई सा भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया डी बी। लेकिन आपको पता कैसे लगेगा रेखा है, इसके ऊपर अपन ये साइन लगाएंगे दोनों तरफ तीर वाला, है ना, ठीक है। आप कोई दूसरा भी लिख सकते हो, डी ई भी लिख सकते हो, ई बी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसका सी देखो, 4 किरणें, ठीक है, 4 किरणों का नाम लिखो। किरण मतलब जिसका एक बिंदु स्टार्टिंग का होना चाहिए, है ना। तो 4 किरणों का नाम लिख दो, जैसे ओ बी, ठीक है, वो स्टार्टिंग बिंदु है। फिर लिख दो आप ओ सी, फिर लिख दो आप ओ ई, एक लिख दो आप ओ डी, ठीक है। ए को प्रारंभिक बिंदु मान के ओ बी, ओ सी, ओ ई, ओ डी, ठीक है, 4।
4 ही लिखने थे। चलो आगे बोल रहा है 5 रेखाखंड। ठीक है, 5 रेखाखंड लिखने हैं आपको। तो देखो ये लिख दो DE, इसके ऊपर ये लगाना रेखाखंड मतलब है ना, DE, DO भी लिख सकते हो, EO भी लिख सकते हो, है ना, OB भी लिख सकते हो, OC भी लिख सकते हो। ठीक है, EB भी हो जाएगा, EB लिख लो। ठीक है, DB भी हो जाएगा, DB। भाई जैसे ये रेखा है तो एक तो पूरी रेखाखंड हो गया। ठीक है, DE हो गया, EO हो गया, OB हो गया, EB हो गया। ठीक है, ऐसे पूरे इसमें लिख दिया अपन ने। तो ये इससे क्या हो गया, रेखाखंड हो गया 5। आपको और कोई सा दिख रहा हो तो वो भी लिख सकते हो, मुझे 5 लिख रहे थे, 5 अपन ने लिख दिए हैं। तो 4 ही चीज़ पूछी थी ना इसके अंदर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आ जाओ इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो आकृति कुछ इस प्रकार से आपके बना रखी है। ABCD, ABC और D ऐसे बोल रहा है, इन 4 बिंदु में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। तो देखो इसके अंदर जो संभव प्रकारों के नाम होंगे रेखा के, कौन कौन से होंगे। एक तो आपके हो जाएगा इसका आंसर, एक तो आपके हो जाएगा, इस ए को पकड़ लो पहले, AB, AC, ठीक है, AD। बात समझ में आई। अब आप इस B को पकड़ लो, B को, तो BA, BC और BD। फिर C को पकड़ लो, तो C से A, C से B और C से D। फिर आप इस D को पकड़ो, तो DA, DB, DC। ठीक है, 3, 6, 9, 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। ठीक है, ये जो आकृति आपको बॉक्स के अंदर दे रखी है, इसको देख के आपको नाम लिखना है। रेखाएं जिनमें बिंदु ई सम्मिलित है, उन रेखाओं के नाम लिखने हैं जिनमें बिंदु ई सम्मिलित है। ठीक है, तो सबसे पहले उन रेखाओं के नाम जिनमें बिंदु ई सम्मिलित है। तो बिंदु ई किस में सम्मिलित है भाई, EF में है, एक तो EF में है, AE में है, BE में है, DE में है। तो लिख दो AE। ठीक है, ये रेखा का साइन ऊपर, AE में भी है, BE में भी है, DE में भी है। ठीक है, अब ये तो हो गया, इसके साथ बन सकती है, इसके साथ बन सकती है, इसके साथ रेखा बन रही है, EF या FE, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 4 नाम इसके अंदर आ जाएंगे। अगला देखो बी आपको क्या बोल रहा है, ए से होकर जाने वाली रेखा, ए से होकर जाने वाली रेखा, तो ए से होकर जाने वाली रेखा नाम लिखने हैं ना आपको, ए से होकर जाने वाली रेखा। ए से होकर कौन सी रेखा जा रही है भाई बताओ। ए से होकर AB जा सकती है, AD भी जा सकती है, AE भी जा सकती है। हाँ भाई देखो इसके अंदर कौन सी आएगी, ऐसे रेखा जो ए से होकर जा रही है। तो इसमें भी देखो आप चाहो जितने लिख सकते हो, AE हो गया, AD हो गया, ए से होकर जानी चाहिए ना, AB हो गया, AB हो गया, AD हो गया, AE हो गया, बस यही होगा और क्या। C देखो, C आपको क्या कह रहा है, वह रेखा जिस पर O स्थित है,
वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। इसका नाम देखो क्या हो सकता है, सी ओ हो सकता है, बी ओ हो सकता है ना, सी ओ हो सकता है, बी ओ हो सकता है, ठीक है ना, सी ओ, बी ओ, ठीक है, डी। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म लिखिए जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। अच्छा, तो देखो प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, एक तो ये हो जाएगा सी ओ और ए ई, है ना, सी ओ और तथा ए ई, सी ओ ए ई, है ना, या ए डी लिख दो, ए ई लिख दो, ए की बात है। इस रेखा का नाम लिखना है, इतना लिख दो, इतना लिख दो, एक ही बात है। दूसरा क्या हो जाएगा, दो लिख रहे हैं ना, एक ये ई एफ और डी ई, ठीक है ना, एक लिख दो आप एफ ई तथा डी ई, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है भाई। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में है, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु, दो बिंदु। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में है, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखो ये तो बोल रहा है एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखो ये एक बिंदु है, इससे होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, जितनी आप खींच सको, है ना, ये बिंदु था ना, जितनी आप खींच सको, सीधी सी बात है। तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इतनी, अनेक या अनंत, एक ही बात है ना। अगला इसमें पूछा है कि दो बिंदु से होकर कितनी खींच सकते हैं। देखो ये दो बिंदु है, दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, केवल और केवल एक, है ना। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। ध्यान रखनी है आपको, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींचा सकती है, अनंत, अनेक रेखाएं, और इससे दो बिंदु से केवल और केवल एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए, ठीक है। पहला बोल रहा है बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है, प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाना है ना। तो बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो देखो रेखाखंड बनाओ पहले तो आप, ये रेखाखंड है AB, रेखा नहीं रेखाखंड, इस पर बिंदु P स्थित है, लगा दो कहीं पे बीच में, चलो हो गया। अगला देखो, ठीक है, रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। तो रेखाएं XY और PQ, ये तो हो गई XY और ये हो गई PQ, बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है, येलो बना दिया। अगला देखो C, रेखा L पर E और F स्थित है परंतु D स्थित नहीं है। रेखा L पर E और F स्थित है परंतु D स्थित नहीं है। तो देखो ये रेखा L, ये लो ये रेखा L है, इसका नाम क्या है, इस रेखा का नाम L है ना। रेखा को अपन स्मॉल लेटर M से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं ना। रेखा L है, इस पर कौन कौन है, E और F तो स्थित है, तो ये लो E और F तो स्थित है, लेकिन D स्थित नहीं है। तो D को कहीं बाहर टेक दो उठा के, ये लो D को बाहर टेक दिया हमने, इस पर नहीं होना चाहिए D। OP और OQ बिंदु E पर मिलती है, OP और OQ बिंदु O पर मिलती है। इसके ऊपर साइन किसका है, ठीक है, OP और OQ बिंदु O पर मिलती है। तो देखो ये OP है, OP और OQ, तो ये OQ है और ये OP है, बिंदु O पर मिलती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी भाई कंप्लीट है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 बचता है लास्ट, सत्य असत्य का क्वेश्चन है।
हाँ, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए। रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से सत्य है और कौन असत्य है। ठीक है, तो पहले ये रेखा एम एन बना लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है। हाँ, क्यू एम ओ एन पी, ठीक है। तो ये रेखा एम एन है, आगे तक बढ़ सकती है रेखा, तो उस पर भी ये क्यू और पी है। अच्छा, आपसे पूछा देखो क्या है कि क्यू एम ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित है। सही बात है, बिल्कुल। क्यू एम ओ एन पी रेखा एम एन पे तो स्थित है, रेखा को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो इस पे तो स्थित है सारे के सारे, मतलब ये सत्य है। आप ये मत देखना कि इसके बीच में, रेखाखंड की बात नहीं बोल रहा, रेखा की बात बोल रहा है। तो रेखा तो आगे भी एक्सपेंड हो सकती है ना, तो रेखा पर स्थित है सारे के सारे। तो ये जो ए था वो हो गया आपके सत्य। ठीक है, बी की बात करेंगे। अब आपको बोल रहा है एम ओ और एन एम एन पर स्थित है। एम एन पर एम एन और ओ स्थित है। सही बात है, सत्य है। आगे देखो, एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है, एंड पॉइंट्स है ना। एम और एन रेखाखंड एम एन के, देखो ये रेखाखंड है, इसको भूल जाओ, बाकी वो रेखाखंड एम एन है ना, तो इसके अंत बिंदु एंड पॉइंट क्या एम एन ही तो है, तो सत्य बात है। ठीक है, आगे आओ। आगे आपसे क्या बोल रहा है कि ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु है। रेखाखंड है ओपी, तो इसका ओपी है ये, इसको बाकी को सबको बोल दो ओपी। तो इसके अंत बिंदु क्या होंगे, एंड पॉइंट क्या होंगे, ओ और पी होगा भाई, न कि ओ और एन होगा। ठीक है, ये बोल रहा है ओ और एन होगा। ठीक है, तो गलत हो गया ना, असत्य हो गया। फिर देखेंगे ई वाला, वो आपसे क्या कह रहा है कि एम रेखाखंड क्यूओ के दोनों अंतर बिंदुओं में से एक है। रेखाखंड क्यूओ, तो इसके अंतर बिंदु क्या होंगे, क्यू और ओ होगा। रेखाखंड क्यूओ, तो इसके अंतर बिंदु क्या होंगे, क्यू और ओ होगा ना। लेकिन ये क्या कह रहा है कि एम होगा, एक एन है दोनों में से, कुछ भाई पहला तो क्यू है दूसरा ओ है, एम तो है ही नहीं, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। एम किरण ओपी पर एक बिंदु है। किरण ओपी पर, किरण, ये किरण ओपी, ओपी मतलब ओ से स्टार्ट होकर आगे तक जा रही है, तो इस ओपी पर तो कोई एम कोई बिंदु है क्या, एम नहीं है भाई, एन तो फिर भी ये एम नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब आगे देखो, किरण ओपी किरण ओ क्यू से भिन्न है। किरण ओपी कहाँ है ये, किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है। किरण ओपी और किरण क्यूपी से भिन्न है। सही बात है, देखो क्यों सही बात है, ध्यान सुनो। ओपी अपने आप में ऐसी है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, प्रारंभिक बिंदु ओ है। क्यूपी का मतलब प्रारंभिक बिंदु क्यू है, दोनों अपने आप में अलग अलग रे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये आपके सत्य बात है। ध्यान रखना इसका थोड़ा सा, है ना, दोनों के प्रारंभिक बिंदु अलग अलग है। ठीक है, अगला आपसे क्या बोल रहा है, किरण ओपी वही है जो किरण ओएम है। ओपी और ओएम, ओपी वही है जो ओएम है ना, असत्य, साफ साफ दिख रहा है भाई। ओएम ये है, ओपी ये है, अलग अलग है दोनों। आगे देखो, किरण ओएम किरण ओपी के विपरीत नहीं है। ओएम ओपी के विपरीत नहीं है, विपरीत होता है, ओएम तो विपरीत है ना, क्योंकि ओएम इधर आएगी, ओपी इधर जाएगी, तो दोनों विपरीत दिशा में ही तो है। लेकिन ये कह रहा है कि विपरीत दिशा में नहीं है, अपोजिट नहीं है,
इसलिए असत्य हो जाएगा, अपोजिट तो है भाई। आई, अब देखो जे, ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। भाई ओपी का प्रारंभिक बिंदु ओ ही तो है, वो बोल रहा नहीं है, इसलिए असत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखो के, ये आपसे बोल रहा है एन किरण एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु है। एन है ना, एन, वो एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु है। देखो एनपी पहले एन आ रहा है, देखो एनपी तो प्रारंभिक बिंदु एन है, एन एम तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ भी एन ही है, तो सही बात है, क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट होती है। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। क्लास अच्छी लगी हो तो सभी के साथ में शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी के साथ में। चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू।